जय श्री राम। आज बात करने वाले हैं कृतिका की। कृतिका 10th क्लास के सिलेबस में जो दूसरी बुक है, 11 नंबर का वेटेज है इसका। 3 ही चैप्टर हैं, 3 चैप्टर एक ही क्लास में खत्म कर देंगे। चाहे वो वार्षिक परीक्षा हो, आपके जो प्री बोर्ड चल रहे हैं वो हो, चाहे आप किसी भी टेस्ट में किसी परीक्षा में बैठे, तीनों चैप्टर जो है आपको इसी क्लास में याद हो जाएंगे, पूरा विश्वास मैं आपको दिलाता हूं। माता का अंचल, साना साना हाथ जोड़ी और मैं क्यों लिखता हूं। मैं क्यों लिखता हूं छोटा सा चैप्टर है, उससे थोड़ा बड़ा माता का अंचल है, उससे थोड़ा बड़ा साना साना हाथ जोड़ी है। तो शुरुआत करते हैं पहले छोटे से। चलो क्रमबद्धता से चलते हैं, लाइन वाइज से चलते हैं, आराम से याद हो जाएगा क्या क्या इसमें से आने वाला है। सिलेबस का पहली क्लास जो डाली थी उसमें आपने देख लिया होगा, नहीं भी देखा तो हम स्टार्टिंग के 2 मिनट उसकी बात करते हैं कि क्या आने वाला है एनुअल एग्जाम में, वार्षिक परीक्षा में आपके इस बुक में से। बहुत छोटी सी क्लास में पूरा रिवीजन इसका हो जाएगा और आप आराम से परीक्षा में इस ज्ञान के साथ में बैठ सकते हैं। शुरुआत करते हैं प्रभु के नाम के साथ। और जैसे मैंने कहा कितने चैप्टर हैं, 3। माता का अंचल, देखो ये अंचल और आंचल दोनों लिखा जा सकता है ना, ये आंचल है और ये अंचल है। और क्या है, दूसरा आपका सना सना हाथ जोड़ी जो यात्रा व्रत है, यात्रा व्रत है। और तीसरा है मैं क्यों लिखता हूं। देखो पहला प्रश्न तो आपका एमसीक्यू का यहीं सही हो जाएगा। कैसे, कोई लाइन दे देगा और पूछेगा कि ये किस अध्याय से ली गई है, तो इनमें से 3 में से कोई एक का नाम होगा। अभी जो मॉडल पेपर बोर्ड ने डाले हैं उसमें ऐसे प्रश्न पूछ भी जा रहे हैं, 12th में भी और 10th में भी। तो माता का अंचल का राइटर कौन है, शिव पूजन सहाय। एक बात, कौन है, शिव पूजन सहाय। लो जी। और साना साना हाजड़ी कौन है, मधु कांकरिया। अच्छा, और क्या है, मैं क्यों लिखता हूं, इसके कौन है, अज्ञे बोले या पूरा नाम कहें तो सच्चिदानंद हीरानंद वातस्यायन अज्ञे। छोटा सा नाम है ना, हीरानंद सच्चिदानंद वातस्यायन अज्ञे। हाँ, वैसे शॉर्ट फॉर्म में क्या कह दिया इनको, अज्ञे कह दिया। चलो और क्या बात है, और बात यह है क्या इसमें से आ रहा है, इस बुक में 3 नंबर का एक लॉन्ग क्वेश्चन देखेंगे आप एग्जाम में, वार्षिक में 2-2 नंबर के 2 शॉर्ट क्वेश्चन देखेंगे। और वेटेज जो है किसका, एमसीक्यू का, वो है 4 इस बुक से। तो मैं आपके एमसीक्यू वाले प्रश्न भी साथ लेके चल रहा हूँ, शॉर्ट क्वेश्चन में जो आएगा वो भी हो गया और लॉन्ग क्वेश्चन भी साथ में बात करेंगे। ठीक है, शुरू करते हैं, आगे बढ़ते हैं, पहले चैप्टर के साथ आते हैं। और कौन सा है, वो है आपका माता का अंचल। आ जाओ तो, माता का अंचल क्या है, माता के अंचल में किसकी कहानी है ये, तो किसकी कहानी है ये, एक तो है बच्चा। बच्चा कौन, जो खुद राइटर है, शिव पूजन सहाय। शिव पूजन सहाय, उसके क्या क्या नाम थे, दो क्या क्या प्रश्न बन रहे हैं। शिव पूजन सहाय के नाम कौन कौन से थे, तो नाम देखो, एक तो नाम था उसका भोलानाथ। भोलानाथ नाम किसने दिया था, पिताजी ने दिया था। एमसीक्यू वाले प्रश्न ऐसे बने, किसने नाम दिया था ना। एक नाम था कन्हैया। कन्हैया नाम किसने दिया था, माताजी ने दिया था। लेखक का खुद का बोले तो आधार कार्ड में नाम क्या था, तो आधार कार्ड में उनका नाम था तारकेश्वर नाथ। तारकेश्वर नाथ। और जब बड़ा हो गया तो नाम क्या पड़ गया, तो नाम पड़ गया उनका शिव पूजन सहाय। पूछे जा चुके हैं ये प्रश्न, आगे भी पूछे जाएंगे, माँ ने क्या नाम दिया, पिता ने क्या नाम दिया और क्यों नाम दिया। तो क्यों की बात करते, क्यों नाम दिया। देखो लेखक जो था बचपन में, देखो पहली बात, आत्म कथात्मक उपन्यास पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं, आत्म कहानी नहीं है ये, एक उपन्यास लिखा इन्होंने बड़े होकर के। तो अपने बचपन को याद किया और उसके बारे में बताया। ग्रामीण संस्कृति के रहने वाले थे, उत्तर प्रदेश की कहानी चल रही है।
तो वहां ग्रामीण जनजीवन छोटे बच्चों का कैसा था, आज आप देखेंगे कैसे आप उससे जुड़ेंगे कि हाँ गांव वाला माहौल ये होता है। अगर आपने देखा है तो आपको ऐसा अच्छा लगेगा, और नहीं देखा तो यार काश हम भी गाँव में रहते, इन बच्चों जैसे मजे करते, है ना। और वो गाने जो नहीं चलते क्या कि मजे मजे, हाँ, तो वैसे ही आप भी क्या करने वाले हैं, मजे करने वाले हैं। तो नाम क्यों पड़ा भोलानाथ, लंबे लंबे बाल थे शिव जी के जैसे, है ना। शिव जी बभूत लगाते हैं, भस्म लगाते हैं, तो ये बच्चा भी जो था अपने पिता से त्रिपुंड करता था, तिलक लगाता। त्रिपुंड क्या होता है, 3 उंगली से तिलक करते हैं ना बड़े बड़े संत, त्रिपुंड बोलते हैं उसको। तो वो करवाता था, बड़े बाल थे, बभूत लगा ली, और सुंदर सा चेहरा शिव जी के जैसा, तो पिता ने क्या नाम निकाल दिया, भोलानाथ नाम निकाल दिया। ठीक है जी साहब, समझ में आ गई बात। माता ने कन्हैया नाम क्यों निकाल दिया, तो माता जब इसको नहला धुला करके क्या करती थी, लट्टू फूलदार बुग्गा, छोटे बच्चों वाला बुग्गा बना दिया, और कुर्ता पहना दिया फूलों वाला, काजल लगा दिया, दिखनोई चांद बना दिया कृष्ण जी के जैसे, जैसे माता यशोदा कृष्ण जी के बनाती थी वैसा बना दिया। तो वो सुंदरता, वो फूलों वाला लट्टू, मतलब बाल, छोटे बच्चों को बनाते हैं जैसे बुग्गा, तो वो हो गया। इसलिए माताओं ने क्या कहती थी, जब वो सुंदर लगता था उस फूल वाले कुर्ते में, उस चोटी में, तो माँ ने नाम निकाल दिया कन्हैया। तारकेश्वर नाम क्यों पड़ा, अब तारकेश्वर नाथ क्यों पड़ा, तारकेश्वर नाथ में शिव जी को ही बोलते हैं, पर नाम जैसे मेरा प्रवीण पड़ा, आपका भी अलग अलग नाम पड़ा, वैसे ही इनका नाम भी तारकेश्वर नाथ पड़ गया। शिव पूजन सा है, दो एक नाम, इसका मतलब भी शिव जी है, इसका मतलब भी शिव जी है, इसका मतलब भी शिव जी है, तो एक नाम माता ने लग दे दिया, बाकी इसके जीवन में जो भी नाम पड़े वो शिव के। और शिव जैसे भोले थे, ऐसा कह सकते हैं इनके फोटो को देख करके कि हाँ ये भी भोले पंछी रहे होंगे, इस कारण ऐसा नाम पड़ा होगा। आगे आ जाओ, कौन सा प्रश्न बनता है। माता से ये बोलता है कि माता से मेरा ज्यादा व्यवहार नहीं था, माँ से तो मैं केवल दूध दूध पिया, दूध पीने तक का नाता था, उसके बाद तो मैं क्या करता था, उसके बाद पिताजी के पास रहता था, सोना उनके पास, खाना उनके पास, सब उनके पास ही था। पिताजी के साथ ही बैठक में सोया करता था, कहां सोता था, बैठक में सोया करता था पिताजी के साथ। हर शब्द को सुनना, सब में एक ना एक प्रश्न बनेगा एमसीक्यू का, और शॉर्ट क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन। तो बैठक में सोया करता था। फिर क्या हुआ, फिर कहा कि बच्चा जो है जब सुबह उठेगा, पिताजी पूजा पाठ करेंगे बैठेंगे, तो पिताजी के साथ ये भी जल्दी से ही अर्ली मॉर्निंग नहा धो के बैठ जाता, तड़के तड़के नहीं, सुबह अर्ली मॉर्निंग तड़के नहाने बैठ गया, और पिताजी अगर राम नाम लिख रहे हैं, बही में राम नाम लिख रहे हैं, राम नामा बही थी, पर डे, हर दिन 1000 बार राम नाम लिखा करते थे। और देखो हमारे पास इतना समय नहीं है, शहरी जनजीवन है, तो मैं रोज 10 कक्षाओं में जाता हूँ, 10 जगह भी लिखता हूँ, तो कम से कम मैं भी उस ईश्वर का नाम स्मरण बार बार में कर रहा हूँ। और जब मैं लिखता हूँ और आप उसको जब दोहराते हैं, तो आप भी एक पुण्य कर्म में अपना सहयोग दे रहे हैं। तो आप जो है इसी बहाने से ईश्वर का नाम ले सकते हैं इस भागदौड़ भरी जिंदगी में। जब इंस्टा वाली लाइफ में, आप स्नैप वाली लाइफ में बिजी रह रहे हैं ना, तो कुछ ऐसे अच्छे काम भी साथ साथ आपके हो जाते हैं। आ जाओ, फिर क्या कहा, 1000 बार लेखक के पिता राम नाम लिखते थे, एक काम 1000 बार लिख दिया, बही बंद हो गई। उस समय वो क्या कर रहे हैं, लेखक कांच लेके बैठ गया, भोलेनाथ क्या हो गया, कांच लेके बैठा, खुद को देख रहा है, बहुत सुंदर लग रहा हूँ यार, ऐसे वो खुद को देखा करता था। पिताजी ने ये काम कर लिया, फिर पिताजी से जिद करता, मेरे तिलक लगाओ, मेरे तिलक लगाओ, तो पिताजी छोटा सा तिलक तो लगा देते नहीं थे, बबूत, बबूत क्या होती है, वो अगरबत्ती से जड़ता है ना धुआं, तो वो धूप, तो उससे पकड़ करके ऐसे और ढंग से लगा देते थे, ले खुश। जिद कर लिया बच्चे ने, लगा दिया तिलक, उसके बबूत का लग गया तिलक। अब छोटी छोटी पर्ची बनाएंगे, 500 पेज लेंगे, कैंची से काटेंगे, उसमें लिखेंगे पर्चियों पे राम राम। फिर आटा लेंगे, आटे की गोलियां बनाएंगे, हर एक गोली में एक पर्ची, हर एक गोली में एक पर्ची, 500 राम नाम की पर्चियां लिख करके आटे में की गोलियों में लपेट करके कहाँ जाएंगे, गंगा किनारे जाएंगे। गंगा में जाके क्या करेंगे, अच्छा गंगा की बात भी आई थी क्या, अच्छा 500 बार अलग भी था क्या, बहुत सारे प्रश्न ऐसे होंगे जो पहली बार सुन रहे हैं। हाँ, लपेटे, लेखक को भी साथ ले गए, और जाकर के मछलियों को चार डाल दिया, आराम से डाल दिया। अब लेखक यहाँ बैठ गए पिताजी के, लेखक कौन, भोलानाथ, लेखक मतलब भोलानाथ, मतलब कन्हैया, मतलब तारकेश्वरनाथ, सारे एक ही बात है, इसी की बात कर रहे हैं। अब क्या हुआ, रास्ते में पेड़ पौधे, हम भी जब थे गांव में,
तो बरगद की डालियां जो झुकी हुई रहती थी उन पे, टहनियों पे, डालियों पे, हाँ, तो उन पे बैठ बैठ करके क्या करते थे, झूला झूला करते थे। तो ये बोला कि मेरे पिताजी मेरे को पेड़ों की झुकी हुई टहनियों पर बैठा करके झूला झुलाया करते थे। कब? जब हम लोग मछलियों को चारा डाल करके लौटते थे उस समय। ये काम हो गया। फिर क्या हुआ? फिर कहा कि मैं जब घर आ गया तो हम खेल खेलेंगे। खेल कौन सा खेलेंगे? पिताजी के साथ खेलूंगा पहले तो गेम। पिताजी क्या खेलेंगे? कुश्ती। पिताजी के साथ कौन सा खेल खेल रहा है? कुश्ती। और पिताजी क्या करते थे? मेरे बल को बढ़ावा देने के लिए कि मैं जीत जाऊं, इसलिए पिताजी मेरे को खुद हार जाते थे, चित हो जाते थे और मैं उनको चित कर देता था। मैं उनकी मूछें भी उखाड़ता था। और क्या कहा? और कहा उन्होंने कि पिताजी मेरे से बाया और दाया गाल का खट्टा और मीठा चुम्मा मांगा करते थे। तो बाया इन लेफ्ट, बाया, बाया क्या है? लेफ्ट। लेफ्ट कम काम में आता है, इसलिए उसको क्या बोल दिया हमने? खट्टा बोल दिया। दाया हाथ में ज्यादा काम आता है। हाँ, कोई लेफ्ट हैंडर है वो अलग बात है। तो दाया क्या हो गया? मीठा। तो बाया गाल का खट्टा और दाएं गाल का मीठा। दाएं गाल का मीठा। क्या कह रहे हैं पिताजी? कि बाएं और दाएं गाल का, जब वो मेरे से मांगते मैं उन्हें चुम्मा देता तो वो मेरी बड़ी मूछें गड़ा देते थे। मैं गुस्सा आता, मैं उनकी मूछें उखाड़ने लग जाता था। ऐसे वो खेल खेला करता था। चलो ये बात भी हो गई। फिर क्या किया? फिर क्या? अब मैं दोस्तों के साथ नए खेल खेलूंगा। मैं क्या करूंगा? दोस्तों के साथ नए खेल खेलूंगा। तो कौन सा खेल खेल रहा है? कि पहले तो मैं दुकान लगाऊंगा। दुकान लगाऊंगा। काय की लगाई दुकान लगाएगा? हलवाई की। जोधपुर में मिष्ठान भंडार है ना, दुकान खोलेगा। हलवाई की दुकान खोलेगा। अब कैसे हलवाई का भाई? लड्डू तो बनेंगे नहीं। तो क्या बनेगा इनका? इनका जो बनेगा जलेबी। जलेबी कैसे बनेगी? गीली मिट्टी की। सुना ढंग से, जलेबी का बनी गीली मिट्टी की। घी भी चाहिए। घी का बनेगा? पानी। पानी का घी बन गया। अच्छा, पतासे बेचेंगे। अब तो बर्फी मिलती है, बंगाली मिठाई मिलती है। पहले पतासे भी मिठाई में ही था। पतासे बतासे है ना। तो वो काई के, जो ठीकरी है, कोई टूटा हुआ घड़ा है, उसकी ठीकरी बना ली, वो बन गए इनके। ठीक है। सूखे हुए पत्ते मिल गए, उनकी कचौरी बन गई। कोटा कचौरी मान लो, सादा कचौरी मान लो, 15 वाली, 20 वाली, 10 वाली, हाँ, वो मान ली। तो पत्तों की कचौरी बना ली। हलवाई की दुकान वाला काम हो गया। इसी बीच क्या होता था पिताजी सच में, और जस्ता जो होता है, जस्ता, जस्ता क्या होता है? बजरी होती है। बजरी में कुछ चमकता हुआ दिखाई देता है। सेल होता है, बैटरी सेल। उस सेल में भी एक धातु होती है, या केमिस्ट्री की लैंग्वेज में जो भी उसको कहे, कांच जैसा कुछ चमक चमक पदार्थ होता है, उसको कहते हैं जस्ता। वो जस्ते के पैसे बजरी में से बच्चे उठा लेते थे, वो देते थे कि हाँ, दुकानदारी कर रहे हैं। छोटे बच्चे खेलते हुए थे। पिताजी आए 10 का नोट लेकर के, लो 1 किलो बर्फी दे दूं या 1 किलो जलेबी दे दूं। तो बच्चे देखते हो, अरे पापा आ गए। हंस करके खेल करके उस घरंदे को, उस दुकान को छोड़ करके ही वो तो भाग जाते थे। तो एक काम तो गया दुकान वाला। दूसरा काम क्या करेंगे? जीमण करेंगे। जीमण, जोनार। जोनार कहा इन्होंने वैसे जीमण को, यानी घर में प्रोग्राम है, जीमना करेंगे। खुद ही बच्चे जिमाने वाले हैं और खुद ही क्या है? जीमने वाले हैं बच्चे। तो वही जैसे यहाँ पर दुकान बनी थी खाने पीने की, वही पानी काम में ले लिया घी के रूप में। कढ़ाई बना ली, टूटा हुआ जो मटका था उसके ऊपर वाला हिस्सा जो है, उसी कढ़ाई बना ली। घी, पूड़ी कचौरी सब बन गई। जिमने कर दिया। लेखक के पिताजी भी वहां आके बैठ जाते थे। वो भी आके बैठ गया, मैं भी जिमूंगा। और जैसे बच्चे उसको देखते, वो घर को तोड़ फोड़ करके और जिमण को छोड़ करके भाग जाते। पिताजी बोलते, अरे दोबारा कब जिमाएगा? अच्छा था आज का प्रोग्राम तो। हाँ, फिर नया खेल कौन सा है? और नया खेल कौन सा है? देखो, दुकान भी खोली, अब खेती करेंगे भाई। खेती करेंगे। खेती कैसे करेंगे? अपने घर के बाहर जो चबूतरा था उस पे गए, छोटा सा लकड़ी के 2 दातुन गाड़ लिए। और एक बीच में घिरनी, घिरनी है नहीं जो कुएं के ऊपर होती है लकड़ी वाली, वो घिरनी खींचने के लिए, वो गाड़ दी। अच्छा जी, अब क्या करें? 2 बच्चों को, जैसे पानी खींचने वाला काम खेतों में क्या था, बेल से होता था, बार बार पानी खींचना पड़ेगा। तो क्या करेंगे? बेल के बांध दी रस्सी गले में, और उसको एक जना चलाने वाला चला रहा है उसको। वो आ गया उसके पास, पानी कुएं के पास आ गया, बाल्टी भरी। अब उसको वापस जा, अब बेल को वापस ले जा रहा है मारते हुए। तो पानी बाल्टी ऊपर आ गई,
निकाल लिया पानी, फिर छोड़ दिया, उसको लेके आ गया। ये प्रोसेस चलती थी कि इसमें पहले खेतों में। अब क्या हो गया, अब तो नलवल है, फवारा सिस्टम है। तो अगर हमारे टाइम हमने एक बेल तो थी नहीं, किसके सांड लेके आए, तो हमारे में 2 बच्चे जो थे ढंग से मोटे मोटे, उनको हम बेल बना लेते थे। वो क्या करते थे, मोट खींचते थे, वो पानी डालते थे। हम जब भी क्यारियां बनाते थे, क्यारी जब गेहूं या कोई भी अनाज बोया जाता है, तो गाना गाते थे हम, लाइन गाते थे क्या, ऊंची नीची बई क्यारी, जो उपजी सो वही हमारी। ऊंची नीची क्यारियां बनाई है, जो भी उत्पन्न हुआ है वो सब हमारा ही है। फिर क्या करते थे, गेहूं को फटकने का जो छाजड़ा होता है ना, उसको लेकर के हम लोग क्या करते, खेती हो गई भाई, सफाई कर लो, गेहूं साफ कर लो, इतने में पिताजी आ जाते थे। पिताजी के आते हम लोग वापस खेती खाती को छोड़ छाड़ कर भागते। पिताजी पूछते, हाँ भाई खेती कैसी रही इस बार, कैसी खेती हुई, अच्छी हुई कि नहीं हुई, ऐसे पिताजी हमसे कहा करते थे। तो एक गेम हो गया खेती वाला, खेती वाला भी खेल लिया। अब शादी शादी भी खेलेंगे, ये तो सबसे अच्छा गेम है, हाँ जी हम भी खेलेंगे। तो क्या हो गया, शादी वाला गेम खेलेंगे। क्या था शादी वाला गेम, देखो, चूहे की, चूहेदानी, चूहे पकड़ने की, उसको ले लिया, ये तो बन गई पालकी। ये बोल रहा है भोलानाथ कि मैं दूल्हे का बाप बन करके उस बकरे के ऊपर सवार हो जाता, समधी बनता, समधी लड़के का पिता। किससे मिलेगा, लड़की के पिता से। शादी करने जा रहे, डोली ले ली, चुहदा ले ली, 4 लोग उसको पकड़ लिए, चल गए भाई शादी करने के लिए। एक दूसरे चबूतरे पे जाकर के वहां पर केले के पत्ते वत्ते लगा करके मंडप तैयार करते, लो जी फेरे हो गए। फेरे हो गए तो अब जो चूहे की पाल की थी उसके ऊपर क्या डाल दिया, चूहे की पाल के ऊपर डाल दिया लाल कपड़ा, और लाल कपड़ा डाल करके चलो भाई दुल्हन लेके आ गए। दूल्हा दुल्हन गाने चल रहे हैं, आज मेरे यार की शादी है ना, दूल्हा लेकर आए, दुल्हन लेके जाएंगे, ऐसे बड़े बढ़िया गाने चल रहे हैं, डांस वांस हो गया सारा। घर पे आ गए, घर पे आ गए, जैसे पिताजी वहां पहुंचते, पिताजी वहां पे उघाड़ करके उस लाल कपड़े को देखते हैं पालकी में से दुल्हन कैसी आई है, और बच्चे फिर से शर्मा जाते हैं। पिताजी को वैसे गलत बात है ना, जब बेटा जो है भोलानाथ समधी बन रहा है, उसके बेटे की शादी हो रही है, और एक दादा जो है बच्चे का वो देख रहा है दुल्हन को, गलत बात है। तो शादी हो गई, ऐसे इनका शादी वाला खेल हो गया। अच्छा जी, 4 खेल हो गए, हाँ इतने ही खेल खेला था। अब क्या काम हो गया, अब क्या काम है, अब इन्होंने कहा कि कई बार हम लोग और भी, कोई बारात जा रही है, कोई दूल्हा जा रहा है उसको छेड़ दिया, कोई मेले में जा रहे हैं उनको छेड़ दिया, कोई बूढ़ा बुजुर्ग दिख गया उसको भी छेड़ने वाला काम करते थे। हमारे अंदर बेजू नाम का लड़का था, बेजू। बेजू बड़ा ढीठ था, बहुत बदमाश था। क्या कर दिया उसने, एक बार मूसम तिवारी नाम का कोई आदमी जा रहा था, मूसम तिवारी, मूसम तिवारी वो बूढ़ा बुजुर्ग था, उस मूसम तिवारी को चिढ़ाने लग गया बेजू। क्या, कि बुढ़वा बेईमान मांगे करेले का चोखा, क्या, बुढ़वा बेईमान मांगे करेले का चोखा। गुस्सा आ गया मूसम तिवारी को, भागा उनके पीछे, बच्चे पार। पहले तो बेजू बोला, और बेजू के साथ हम सब भी बोलने लग गए, तो वो तो हो गया, बेजू भाग गया, हम सब भाग गए। मूसन तिवारी पहुंच गए स्कूल में, और जाकर मास्टर साहब बोलते तेरे छोरे ऐसे मेरे को छेड़ते हैं, परेशान करते हैं। तो वह करते हैं इलाज इनका, क्या किया जाए। तो कहा कि जाओ 4 बच्चे, 4 छोरों को भेजा कि जा रहे, उठा के लेके आओ बेजू को, और भोलानाथ को उठा के लेके आओ। जैसे ही बेजू के घर पहुंचे, बेजू पता लग गया भी बेजू को पकड़ने के लिए आए हैं। बेजू वहां से पार, भोलनाथ के घर पे आए, भोलनाथ नाम ही भोला है, पकड़ में आ गया, ले गए पकड़ के इसको। 4 जने गिरफ्तारी वारंट लेके निकल गए, पकड़ ले गए गुरुजी के पास। गुरुजी गुरुजी ने खूब उसकी डांट लगाई, हजामत पिलाई, बच्चा रोने लग गया भोलेनाथ। पता लगा पिताजी को भाई ऐसे कोई बात हो गई, गुरुजी ने बुलाया है। पिताजी गए, लेखक के पिताजी गए, हाँ जी गुरुजी क्या बात हो गई, अरे क्या बात होगी, उनको छेड़ रहा था ये वो। बच्चा रो रहा है, भोलानाथ नहीं मान रहा, रो रहा है, नहीं नहीं हाँ मैं घर चलूंगा, घर चलूंगा। तो जब वो नहीं माना, तो गुरुजी ने, गुरुजी से पिताजी ने कहा कि ठीक है इसको आना, आप जल्दी छुट्टी कर दो, इसकी जाने दो मेरे साथ। तो गुरुजी से चिरोरी करके, देखो मुहावरा आ रहा है, चिरोरी करना, चिरोरी करना क्या हो जाएगा, दीनता पूर्वक प्रार्थना करना। तो रिक्वेस्ट करते ना, उसको बोलते हैं दीनता पूर्वक, दीनता पूर्वक आग्रह करना, रिक्वेस्ट करना। कर लिया,
कि भाई छोड़ दो बच्चे को, जाने दो, भेज दिया, ये काम भी हो गया, इससे फ्री हो गए। तो रो रहा था बच्चा, पर जैसे इसके दोस्त मिले रास्ते में, उनको देख करके रोना धोना भूल गया। तो रोना धोना क्यों भूल गया? जब हम जोलियों से मिलते हैं, जब साथ वालों से मिलते हैं ना, तो रोना पीटना सब क्या हो जाता है, गायब हो जाता है, कोई नहीं है, मस्त हो जाता है खेलने कूदने में। हाँ जी, हम जोली मिल गए, खेलना, ये काम भी फ्री हो गया। एक बार क्या हुआ कि एक बारात जा रही थी, तो उसको देख करके दूल्हा देखा, दूल्हा ऐसे बूढ़ा सा लग रहा था, दुल्हन सुंदर लग रही थी। तो बच्चों ने कहना शुरू कर दिया, क्या कहना शुरू किया कि रहरी में रहरी पुरान रहरी, डोला की कनिया हमारी महरी, कि रहरी में रहरी पुरान रहरी, कि दाल में दाल कौन सी, अरहर की दाल। और ये दूसरा जो है, दुल्हन हमारी क्या है, महरी, महरी है, दुल्हन जो है वो तो बहुत सुंदर है, पर दूल्हा क्या है, वो कनिया, कान्या है, कनिया है। भाई साहब, दूल्हे ने जब सुना ना, दूल्हे को आया गुस्सा, वो लेकर के मिट्टी के ढेले बच्चों को मारना स्टार्ट किया, भागा उनके पीछे। तो ये बोल रहे हैं कि मेरा बचपन था, पर मैं आज बुढ़ापे में आ गया। कौन? मैं नहीं, शिव पूजन साहेब बोल रहे हैं कि मैं बुढ़ापे में आ गया, पर मैं आज तक भी उसकी शक्ल नहीं भूला। वो कैसा घोड़े की शक्ल का सुगला सा, ऐसा जमाई किस ससुर ने ढूंढा है, किसने अपनी बेटी की जिंदगी खराब की है, तो सुगला बूढ़ा खुसट आदमी ढूंढा है कि ऐसा कौन बोल रहा है? भोलानाथ बोल रहा है, शिव पूजन साहेब बोल रहा है। ये काम भी हो गया। आगे आ जाओ, आगे क्या हुआ? आगे सांप वाली घटना घटती है कि हम लोग है ना, खेतों में जब भी आंधी चलती थी, आंधी, तो आंधी से क्या होता, खेतों में आम झड़ जाते थे। आम उस समय थे गोपी आम, तो गोपी आम झड़ गए, तो हम लोग वहां जाते थे, आम आम खा लेते थे। एक बार क्या, हम ऐसे आम आम खा रहे थे, तो बारिश हो गई। बारिश हो गई तो हम लोग, अपने वाले को क्या कहते हैं, आप लोग खेल रहे हो तो क्या कहते हो, रेन रेन गो अवे, कम ऑन द अनदर डे। ये ऐसे नहीं है, ये अलग, अपनी भाषा में अपने तरीके से बारिश को, कि दो पैसा की लाई, बाजार छितराई, उगड़े बरसा भी आई। क्या? एक दो पैसा, एक पैसा की लाई, बाजार छितवाई, और बरसा उगड़े भी आई, कि ये बारिश तुम चली जाओ, ऐसा वो बोल रहे थे। पर बारिश गई नहीं, कि हम लोग पेड़ों के चिपक गए, वैसे जो कुत्ते के कान में बुक चिपकी रहती है ना, वैसे हम पेड़ों से चिपट गए कि भाई कहीं से भी हमें क्या नहीं लगे, हमें पानी नहीं लगे, बारिश नहीं लगे। ठीक है, हाँ जी। फिर क्या हुआ? फिर इसने कहा, बारिश रुक गई, थोड़ी देर बाद रुक गई बारिश। बारिश तो रुक गई, लेकिन हम लोग अब, चिड़िया जो वहां पे चर रही थी, चुग रही थी दाना, हम उनको पकड़ने लग गए। जब हम सब लोग उनको पकड़े, कि मैं तो नहीं पकड़ा, बाकी सब बच्चों को छेड़ रहे थे, पकड़ रहे थे, मैं नहीं पकड़ा, कि मैं नहीं, मैं तो ये बोला था, राम जी की चिरई राम जी का खेत, खा लो चिड़िया भर भर पेट। कि मैं तो ऐसे बोल रहा था कि राम जी की चिरई राम जी का खेत, खा लो चिड़िया भर भर पेट। पर बाकी लोग पकड़ रहे थे। उनको देख के बाकी जो रास्ते चलते थे, वो कह रहे थे कि बच्चे तो है ना, समझते ही नहीं है, बच्चे तो बंदरों जैसे होते हैं, कि बच्चे और बंदर पराई पीर, पर दूसरा दुख नहीं समझते हैं, कि चिड़िया परेशान हो रही है, वो नहीं समझ रहे हैं। इस कारण जो है, ये सब चलता रहा। अब क्या होता है, अब बारिश भी रुक गई, पानी जमा हो गया था, हमने पानी लेकर के, एक बिल दिखा, हमारे को बिल दिख रहा था, चूहे का बिल। हम सोचे इसमें पानी डालेंगे, चूहा निकल के आएगा, तो हम सब बिल में पानी डालने लग गए। थोड़े देर पानी डालते रहे बिल में, तो चूहा तो निकला नहीं। चूहे की रक्षा के लिए, गणेश जी की रक्षा के लिए, गणेश जी की सवारी की रक्षा के लिए कौन आ गया? शिव जी का सांप आ गया। और उसको देखते ही, चप्पल वप्पल का शौक नहीं होता गाँव में, हमें नंगे, नंगे कपड़े से नहीं, पाँव से, चप्पल वप्पल बिना पहने ही, नंगे पाँव ही दौड़ लगाते हैं। तो जैसे सांप दिखा, भागे, भागे तो कांटे भी मिले रास्ते में, आएंगे कांटों, किसी का पाँव टिका, किसी को गिरा तो सिर फूटा, किसी का होठ फूट गया। सब बच्चे भाग रहे डर के, सांप सांप करते हुए। तो लेखक बोल रहा है कि मैं भी डर गया। पिताजी बैठक में हुक्का गुड़गुड़ा रहे थे, हुक्का पी रहे थे। माँ अंदर चावल साफ करी थी चौक में। मैं सीधा जाके माँ की गोद में छिप गया, और मेरी आवाज निकल रही थी, मैं साफ साफ बोल नहीं पा रहा, सही कर रहा था कि सब डर गए। पिताजी भाग के, क्या हो गया, क्या हो गया? माता जी डर गई, क्या हो गया, क्या हो गया? रोने लग गई माता जी। जल्दी से हल्दी का घोल लेके आए, मेरे घाव पे लगा दिया। सब पूछ रहे क्या हो गया? माँ कभी मेरे को चूम रही है, कभी आंसू पूछ रही है। पिताजी मेरे को लेना चाह रहे थे कि आजा, पर मैं पिताजी के पास नहीं गया। मेरा पूरा बचपन जो था पिता के साथ अधिक था, पर ये जब दुख की घटना आई, सांप वाली घटना हुई, कष्ट में जब आया, तो मैं माँ के पास गया। इसलिए चैप्टर का नाम क्या निकाल दिया? माता का अंचल। कि कितना भी प्रेम
पिता से रहा हो बच्चा या बच्ची का, दुख के समय, कष्ट के समय जो है वो माता के पास जाता है। और जब भी हमें लठ पड़ते हैं तो भी बाप याद नहीं आता है, क्या बोलते हैं, ओ मेरी माँ। आती नहीं याद? हाँ, नानी भी आती है। तो ऐसे करके वो बच्चा माता के पास, क्योंकि माता के पास अधिक ममत्व होता है, प्रेम होता है, स्नेह होता है, इस कारण वो माता के पास जाना चाहता है, इसलिए कहा गया है इसका नाम माता का अंचल। ये बात हो गई बड़े प्रश्नों की। इसके अलावा और बड़ा प्रश्न बने तो ये बन जाएगा कि भाई लेखक जो है वो ग्रामीण संस्कृतियां वर्णन किया गया है, ग्रामीण संस्कृति में बच्चे कौन कौन से खेल खेलते हैं, कैसे खेल खेलते हैं, वो सब बातें हो गई। शहरी जीवन में अंतर क्यों है वो हमने देख लिया, शहर वाला अपन है ही, बता देना क्या होता है शहर में, गाँव वाला जीवन क्यों अलग है, ये सब बातें इसमें आ गई। लगभग मैंने इस चैप्टर के सारे प्रश्न कवर करने का प्रयास किया है, कोई एक आधा रह गया पीडीएफ में डाल दूंगा, नोट्स के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, क्लास के डिस्क्रिप्शन में आ जाएगा, वो भी देख लेना एक बार, है ना। और अब आते हैं सेकंड चैप्टर पे, सारा सारा हाथ जोड़ी पे। आ जाओ, पल्ले पड़ गया ढंग से, समझ में आ गई बात, नहीं आई तो दोबारा ढूंढ इसको पढ़ लेना एक बार, वैसे आ गई कोई दिक्कत नहीं है। अगला है साना, साना हाथ जोड़ी, किसका है? अभी बताया मधुकांकरिया का। क्या है मधुकांकरिया का? यात्रा वृत्तांत है ना, वो क्या था, उपन्यास था। ये क्या है, यात्रा वृत्तांत है, यात्रा का तो वर्णन कर रही है वो, ये क्या था, उपन्यास। उपन्यास, माता का अंचल क्या है, उपन्यास है। उपन्यास का अंश ले रहे हैं अपन, उपन्यास का हिस्सा लिया अपन ने। ये यात्रा वृत्तांत हो गई, इतनी बात हो गई। और क्या है, कहां से कहां की यात्रा कर रही है, तो ये गंतोक से स्टार्ट हुई है, उससे पहले कहां से आई है हमें नहीं पता है, पर गंतोक से शुरू हुआ। गंतोक कहाँ है, इसे गैंगटोक भी कहते हैं, गैंगटोक भी कहते हैं इसको। कहां पर है ये, सिक्किम में है ये, सिक्किम में। कहां जा रही है, यूमथांग जा रही है। यूमथांग भी कहाँ है, उससे 149 किलोमीटर की दूरी पर है, 149 किलोमीटर की दूरी पर है। ये पूर्वी भारत, सिक्किम, जहाँ नेपाल का हिस्सा ऊपर से है, हिमालय है, माउंट एवरेस्ट है, केटू है, कंचनजंगा है, ये सब। तो ये क्यों आई है, कहाँ जा रही है, ये लेखिका कह रही है हम यूमथांग जाना था, बर्फ देखने जा रहे थे, पर पहले मैं यहाँ रुकी गैंगटोक में, किसी ने बताया था, किसी नेपाली युवक ने बताया था कि यहाँ से भी कई बार क्या होती है, बर्फ दिखाई दे जाती है। तो हम होटल में रुके हुए थे कि सुबह जल्दी आपको दिख जाएगी बर्फ। तो मैं जल्दी सुबह उठ के खिड़की तरफ दौड़ी। खिड़की तरफ क्यों दौड़ी, बर्फ देखने के लिए, बर्फ वाले पहाड़ देखने के लिए। पर मैंने देखा कि पहाड़ बर्फ के दिख नहीं रहे थे, धुंधला हो रखा था, आकाश जो है उसमें क्या था, बादल छाए हुए थे, तो मुझे नजर नहीं आ रहा था कंचनजंगा, जो भारत की सबसे ऊंची चोटी है, सेकंड नंबर की। वैसे माउंट एवरेस्ट, फिर केटू, फिर कंचनजंगा। माउंट एवरेस्ट अपनी है नहीं, कंचनजंगा, और उससे पहले केटू। 8611 ज्योग्राफी पढ़ते हैं ना आप। गैंगटोक हो गया, युमथांग। क्या अर्थ है गैंगटोक का, साथ में ले लो। इसका अर्थ होता है, गैंगटोक का शाब्दिक अर्थ होता है पहाड़। क्या होता है, पहाड़। इसका क्या होता है, घाटियां, घाटियां, ठीक है, पहाड़ और घाटियां, ये भी काम हो गया। लेखिका कह रही कि मैं जब देखने तो मुझे नजर नहीं आई, ऐसा लग रहा था जैसे ठाकुर जी, गोविंद देव जी किवाड़ बंद हो और वो नजर नहीं आए। वैसे ही ये जो कंचनजंगा की चोटी थी, उनके बादलों की किवाड़ लगे हुए थे, तो मुझे वो नजर नहीं आ रही थी। मैंने एक प्रार्थना सुनी वहां पे, नेपाली युवती से जो गा रही थी, क्या, साना साना हाथ जोड़ी गर्दऊ प्रार्थना। साना साना क्या होता है, छोटे छोटे, छोटे छोटे हाथ जोड़कर प्रार्थना करती हूँ, क्या, तमरो जीवन कसोली, क्या, कि मेरा जीवन जो है वो किसे समर्पित हो, अच्छाइयों को। क्या अर्थ हुआ इसका, साना साना इन छोटे छोटे हाथ जोड़ करके मैं प्रार्थना करती हूँ, हमारा जीवन जो है वो अच्छाइयों को समर्पित हो। सच में अच्छी प्रार्थना है, हमें भी ये करनी चाहिए, हमारा जीवन जो है वो क्या हो, अच्छाइयों के लिए हो। हाँ जी, आ गई भाई, आगे यहाँ तक काम हो गया, हो गया जी। अब क्या बात हो गई, अब लेके कहती हम जाएंगे वहां पे, पर सीधा वहां पहुंच नहीं सकते हैं, 149 किलोमीटर है। पर बात करें सामान्य हाईवे की, तो अपन 2 घंटे में पहुंच सकते हैं, 3 घंटे में पहुंच सकते हैं। पर यहाँ पर एक दिन में भी नहीं पहुंचा जाएगा, पहाड़ी इलाका है, बहुत ऊंचाई पर है ना, 14 से 15 हजार फीट की ऊंचाई पर है समुद्र तल से। तो हम वहां पे धीरे धीरे चल रहे थे, घाटी वाला रास्ता था,
थोड़ा बहुत भी इधर उधर बैलेंस गाड़ियां बिगड़ जाए तो सीधी घाटी में गाड़ी जा सकती है, इसलिए हम धीरे धीरे वहां पहुंच रहे थे। तो जब हम यूमथांग के लिए निकले तो हमें रास्ते में हमें यूमथांग पहुंचने से पहले, यूमथांग से पहले कहाँ रुकना पड़ा? लायुंग में रुकना पड़ा। लायुंग में जब हम रुके तो वहां पर एक युवक से मैं बातचीत कर रही थी, एक युवक से, तो उसकी साइकिल पर कुछ महुआ रखा हुआ था, उसको गाय खा गई, उसकी पत्नी देख रही थी और उसने गाय को झड़प देके भगा दिया। और लायुंग जब मैं रुकी तो किसी ने बताया कि यूमथांग से पहले अगर आप कटाऊ जाएंगे तो कटाऊ में आपको बर्फ पक्का दिख जाएगी। ठीक है, कटाऊ कहाँ पर है? मान लो गंतोक यहाँ से है, गंतोक इसने यहाँ से शुरू किया था और जाना यूमथांग है, पर कटाऊ कहाँ पड़ रहा है? कटाऊ साइड में पड़ रहा है। तो पहले इसको फिर अगर इधर जाएगी तो 500 फीट ये जाना पड़ेगा, फिर वापस इधर जाना पड़ेगा। तो कहाँ से? लायुंग से। गंतोक से पहले कहाँ गई? मान लो ये आ गई गंतोक से लायुंग आ गई। गंतोक से कहाँ गई? ये लायुंग है, यहाँ पे ये लायुंग है। और बीच में कहाँ जाना पड़ रहा है? यहाँ नहीं जा रही है यूमथांग, पर कहाँ जा रही है? कटाऊ जा रही है। कितना है? 500 फीट है यहाँ से। अब उसके बीच में से क्या क्या देखा वो सब बातें करेंगे। पहले कटाऊ की नाम है, कटाऊ की बात कर लेते। कटाऊ में क्या होता है? कटाऊ में इन्हें बर्फ दिखती है, बहुत अच्छा माहौल था, चारों तरफ बर्फ के पहाड़ नजर आ रहे थे, साथ ही साथ हरी भरी घाटियां भी नजर आ रही थी, रंग बिरंगे फूल भी नजर आ रहे थे। वहां पे कोई दुकान नहीं थी, कोई दुकान वहां पे नहीं थी। ये फायदे की बात इसलिए है कि भाई वहां पे दुकान नहीं थी, पोल्यूशन कम था, इस कारण जो है वहां पे स्वच्छता भी अधिक थी और बर्फ भी सही मिल गई थी, पिघली भी नहीं मिली। ऐसा लग रहा था ताजा ताजा बर्फ अभी गिरी हो। मैं वहां पे नहीं जा रही थी, मेरे पास जूते वहां पे पहनने वाले जो बर्फ में जूते पहनते वो नहीं थे, और मैं वहां से ले भी नहीं सकती थी क्योंकि वहां पे दुकान कोई थी नहीं। झांगू लेक में, लायुंग में दुकानें थी, पर यहाँ पर कोई दुकान नहीं थी, इस कारण मैं उनको देख रही थी। बाकी लोग सब जो है उनमें कूद रहे थे बर्फ में, मैं उनको देख रही थी और मैं जो है उस प्राकृतिक दृश्य को अभिभूत कर रही थी, अंदर से ही उसको फील कर रही थी। बाकी लोग सब लोग फोटो में फोटो खींचने में बिजी थे और मैं उसको अपने अंदर ही समेटने में बिजी थी, आराम से देख रही थी हाँ ऐसा ऐसा ऐसा। चल, ये काम भी हो गया। अब क्या क्या देखा कि जब हम आगे बढ़ रहे थे, सड़क पे जा रहे थे, तो हमने देखा कि वहां पर नेपाली युवतियां जो हैं, नेपाली युवतियां क्या कर रही हैं? बच्चों को पीछे पीठ पर बांध करके, ये टोकरी में रख करके पत्थर तोड़ रही है, सड़कें बना रही है। अगर थोड़ा सा ही पत्थर का बैलेंस उनका जब तोड़ते टाइम बिगड़ जाए तो वो नीचे घाटी में जा सकती है। वहां पर जो मेन कार्यकर्ता था, मैंने उससे पूछा कि ये तो बहुत खतरनाक काम है, तो उसने कहा कि हाँ बहुत, कई बार जाने भी जा सकती है। वहां लाइन भी लिखी हुई थी, आवर वंडर्ड टू डिफाइन दिस रोड। क्या कह रहा था? अंग्रेजी का माते ना पढ़ूंगा, अंग्रेजी से व्यवहार ही नहीं अपना। तो क्या है कि वहां लिखा हुआ था कि इन सड़कों को बनाने में लोगों ने मौत को मात दी है, ये वहां पे लिखा हुआ था, अंग्रेजी में लिखा हुआ था। नेपाली युवतियां गंतोक में पत्थर तोड़ती हुई मिल गई। जब उनको देखा तो उसे याद आया कि यार मैं वहां पे जब साउथ की तरफ गई थी, पलामू के जंगलों में, गुमेला के जंगलों में, तो पलामू और गुमला के जंगलों में क्या था, वो महिलाएं जो थी वो पैदल चलते 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 इतनी थक जाती थी, उनके पाँव में छाले पड़ जाते थे, वही बच्चों को पीठ पे बांध के रखती थी और पत्ते चुगती थी। पत्ते क्यों? बीड़ी बनाने के, बीड़ी बनाने के लिए जो पत्ता काम आता वो पत्ते वहां चुगती थी। वो उनको बीनती रहती थी, उठाती रहती थी, ये काम हो गया उनका। और क्या हुआ? और इन्होंने कहा कि इन दोनों को देख करके, नेपाली युवतियां जो पत्थर तोड़ रही है और पलामू और गुमला के जंगलों में क्या तोड़ रही थी? पत्ते चुग रही थी, पत्ते बीन रही थी। उनको देख करके ये लगता है कि आम जिंदगी जो है, गरीब जीवन, जनजीवन जो है, वो सब जगह एक जैसा है, वो हमेशा एक जैसी कहानी कहता है। अभी प्रश्न जो आया था आपके यहाँ पे लिए, वो यहीं से आया था। क्या था कि आम जनजीवन की कहानी एक जैसी होती है, ऐसा क्यों कहा गया है? तो क्यों कहा गया है ऐसा? ऐसा इसीलिए कहा गया है कि ये जो लोग होते हैं, गरीब तबका होता है, निम्न वर्ग होता है, ये बहुत अधिक प्रयास, बहुत अधिक मेहनत, बहुत अधिक काम करके इनको बहुत कम पैसा इनको मिलता है, इस कारण उनके संबंध में टिप्पणी आई है। जब मैं ये सब देख रही तो जितेन जितेन ने मुझे डांटा कि मैडम आ जाओ, ये तो सब जगह मिल जाते हैं, आप तो सुंदरता देख रहे हैं, सुंदरता देखो। जब हम आगे बढ़े तो हमने वहां देखा
वहां रूडेंड्रो के फूल थे, रूडेंड्रो रोडोडेंड्रो के फूल थे और प्रियुता के फूल भी थे। काय के थे? प्रियुता। प्रियुता के फूल भी थे। पेड़ काय के थे? पाइन और धूपी। पेड़ काय के थे? पाइन और धूपी के तो पेड़ थे, और ये क्या थे? ये फूल थे। आ गई बात समझ में? ये काम भी हो गया। वहीं हमने देखा कि रास्ते में सफेद सफेद पताकाएं, झंडा चौकोर का, पताका त्रिकोण की। पताका ये होती है मंदिर के ऊपर जो रहती है, ये चौकोर क्या होता है? झंडा होता है ना। तो हमने देखा पताकाएं सफेद सफेद फहराई जा रही थी। हमारा जो गाइड था, हमारे बस गाड़ी ड्राइवर था जितेन नारगे, क्या नाम था? जितेन नारगे। उससे हमने पूछा, तो उसने बताया कि ये कौन है? जितेन कौन है? गाइड है। इसको क्या बोल? जितेन नारगे नाम है इसका। इसने कहा कि यहाँ पर भगवान बुद्ध की, महात्मा बुद्ध की बहुत मान्यता है। इस कारण जो है, जब भी कोई बौद्ध धर्म में किसी मृत्यु हो जाती है तो 108 सफेद पताकाएं, श्वेत पताकाएं उसके मरण पर फहरा दी जाती है। ये वो ही है। फिर रंगीन पताकाएं देखिए, हमने कहा रंगीन क्यों लगा रखी है? तो कहा कि ये कोई अच्छा उत्सव वाला कार्य होता है कोई बौद्ध धर्म में, उसके लिए ये सब लगा दी जाती है। वो रंगीन पताकाएं हैं, इन्हें उतारा नहीं जाता है। सफेद वाली हो जो रंगीन वाली हो, स्वतः अपने आप ही हवा से फट जाती है, इनको उतारते नहीं है। किसने बताया? जितेन नार्गे। जितेन नार्गे कौन था? ड्राइवर भी था और गाइड भी था। तो गाइड कम ड्राइवर। किसके संबंध में बात होगी? जितेन के संबंध में बात होगी। जितेन ने और बताया कि जब हम लोग यूमथांग पहुंचे तो वहां पर हमें कौन मिलता है? वहां पर बहुत सारी फौजी छावनियां थी। वहीं पे पता लगा कैप्टन शेखर दत्ता नाम का एक फौजी हुआ है। कैप्टन शेखर दत्ता नाम के फौजी हुए हैं। क्या करते हैं? कैप्टन शेखर दत्ता ने जो है, यहाँ पर जब शुरुआत में उनकी पोस्टिंग हुई, उन्होंने कहा कि अकेले सैनिकों के रहने से क्या होगा, क्यों ना इसको टूरिस्ट स्पॉट बनाया जाए। तो उनके कहने पर सरकार ने ध्यान दिया और यूमथांग क्या बना दिया? टूरिस्ट स्पॉट बना दिया, जिससे लोगों की आवागमन हो गया, और उनको देख करके सैनिक जो है उनका भी थोड़ा सा समय व्यतीत हो जाए वहां बर्फीले इलाके में, जब -डिग्री पारा है। हम जब यहाँ पर, अभी सर्दी है नहीं फिर भी पहन रखे हैं कपड़े सर्दी वाले, इतनी अधिक नहीं है फिर भी। वहां पर -डिग्री तापमान होता है, जब पेट्रोल के अलावा, डीजल के अलावा, केरोसिन के अलावा सब कुछ जम जाता है। आलू भी, आपको पता है आलू की क्या हालत हो जाती है? आलू टूटता नहीं है, आलू हथौड़ी से तोड़ना पड़ता है वहां पे, ऐसे पानी होता है आलू में, तो जम जाता है। तो ऐसे जहां पर वो रहते हैं, वो फौजी, वहां लिखा हुआ था, क्या लिखा हुआ था? मैंने पहले भी कही थी ये बात, शायद मैं हाफ ईयरली को याद कर रहा हूँ कि वी गिव आवर टुडे फॉर योर टुमारो। हमने हमारा आज दे दिया आपके कल के लिए। ये किसने? वहां पे फौजी जो कैंट थे, छावनियां थी, उन पर लिखा हुआ था। ठीक बात भी है, निसंदेह देते हैं वो। कैप्टन सकाराता की बात हो गई। इसके अलावा देखो क्या बात है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि वहां पे गुरु नानक के फुटप्रिंट भी हमें मिले। गुरु नानक के फुटप्रिंट क्या? कोई पत्थर था, उस पर उनका फुट यानी पांव बना हुआ था। और वहां पर जहाँ चावल की खेती वहां पर होती है, उसके बारे में मैंने ये देखा कि ऐसा कहते हैं कि गुरु नानक ने यहाँ जब खा रहे थे चावल, उनकी थाली से कुछ चावल गिर गए, इसलिए यहाँ पर क्या होती है? चावल की खेती होती है। वहां पर एक स्थान हो रहा था खेदुम। क्या आया था? खेदुम। खेदुम के बारे में क्या बताया? कि ये देवी देवताओं का निवास स्थान है। ये क्या है? देवी देवताओं का निवास स्थान है। अगर यहाँ पर गंदगी फैलाएंगे तो हम मर जाएंगे। ऐसा किसने कहा? जितेन ने बताया खेदुम के बारे में। फिर उन्होंने बताया कि मणि, मेरी सहेली जो थी मेरे साथ, मणि जो मेरी सहेली थी, वो ऐसे नृत्य कर रही थी वहां पर। जब हम रुके लायुंग को, रात में रुके थे हम, तो वहां लायुंग में जब रुके तो ऐसे नृत्य कर रही थी, ऐसे घूमर कर रही थी कि जो जवान लड़कियां थी उनको भी मात दे दे, उनको भी हरा दे। तो मणि ने एक काम तो बोल लेगा, कुमारियां, कुमारियां कौन? लड़कियां। कुमारियों को भी मात दे दे ऐसा नृत्य किया। एक काम तो मणि ने किया। मणि ने काम कटाव वाले संबंध में कहा। जब कटाव को देखा और हमने कहा भाई बहुत सुंदर है, स्विट्जरलैंड है। कौन बोल रहा है? जितेन बोल रहा है कि ये तो भारत का क्या है? स्विट्जरलैंड है। किसने कहा? जितेन ने कहा। किसके बारे में? कटाव के बारे में। ये भारत का क्या है? स्विट्जरलैंड है।
तो स्विट्जरलैंड है भारत का, ऐसा उन्होंने कह दिया। मणि ने कहा नहीं नहीं नहीं, मैंने स्विट्जरलैंड देखा है, जैसे स्वीटरजरलैंड होता है ना, पर वो स्ट्रेस आइलैंड है। तो क्या कहा कि मैंने स्विट्जरलैंड देखा है, वो इतना सुंदर नहीं है, इतना कटाऊ सुंदर है। ऐसा किसने कहा? मणि ने कहा स्विट्जरलैंड के बारे में। इसके अलावा बात की, हमने देखा वहां पर कि चाय के बागानों में, चाय के बागानों में एक युवती मैंने देखी। वो युवती जो थी सुंदर थी बहुत, गुलाबी उसके गाल थे, उसकी चमक जो थी, सूर्य की जो सूर्यास्त हो रहा था उसकी चमक उसके गालों पर पड़ रही थी। वो लालिमा सूर्यास्त की और उसकी लालिमा एक साथ जब दिखी तो मैं चीख उठी, वाह इतना अधिक सौंदर्य किस मैटर में आया है। चाय के बागान में जो युवती दिखी थी उसको, उस युवती ने क्या पहना हुआ था? उसने लाल बोकू पहना हुआ था। लाल बोकू क्या होता है? वो जो पहनते हैं ना बड़े बड़े कपड़े, सिक्किम वाली महिलाएं, ऐसे लंबा से चोगा टाइप, बड़ा सा चोगा, वैसा। तो वो लालिमा उसके कपड़े की लालिमा, उसके गुलाबी गालों की लालिमा, लालिमा नहीं गुलाबी गालों की, और सूर्य की लालिमा, ये सब क्या हो रही थी? मैच कर रही थी, मिल रही थी। इस कारण ऐसा कहा गया है। तो ये था हमारा कौन सा? साना साना हाथ जोड़ी। क्या बात कर ली हमने साना साना हाथ जोड़ी में? शिखरता, खेदुम क्या है, मणि ने क्या कहा, चाय के बागानों में क्या हुआ था, यूमथांग क्या है, लायुंग क्या है, गंतोक, ये सब बातें अगर याद नहीं हुई एक बार में तो दोबारा तुम देख लेना। सिक्किम से स्टार्ट की गंतोक, सिक्किम से गेंगटोक गए, गेंगटोक से लायुंग जाएंगे, फिर यूमथांग आएंगे, मधु कांकरिया का पढ़ रहे हैं, यात्रा वृतांत पढ़ रहे हैं। और तो देखो इसमें क्या बच गया। जितेंद्र के बारे में बात हो गई और प्रार्थना की बात हो गई है हमारी। इसके अलावा बात कर लो मणि के संबंध में क्या टिप्पणी हुई है वो देख ली है। फौजियों में कैप्टन शिखरता की बात हो गई है। एक चलो बड़े प्रश्न देखते हैं, इसमें बड़े प्रश्न क्या आएंगे कि शहरी जीवन कैसा होता है, ग्रामीण जीवन कैसा होता है। जैसे पिछले वाले में था ना, वैसे इसमें भी है कि यहाँ के बच्चे क्या होते हैं, पहाड़ चढ़ के स्कूल जाते हैं। ये बोल रही थी हम जब जा रहे थे वहां पे, तो कई बच्चों ने हमें लिफ्ट मांगी, तो मैंने जितेंद्र ने गाड़ी रोकी नहीं, मैंने जितेंद्र से कहा कि बस बस नहीं है क्या, स्कूल बस नहीं है क्या? कि मैडम यहाँ स्कूल ही एक आधा है, तो बस कहाँ से मिलेगी? तो बच्चों को जीवन में कठिनाई होती है। वहां पर पहाड़ी बेल भी हमको दिख रहे थे, पहाड़ी बेल दिखे। और उसके अलावा हम बात करें तो वहां पर वो बच्चे जो थे एकदम, बच्चे बूढ़े बुजुर्ग जो भी वहां पे दिखे, जवान, सब समतल थे। कोई बड़े तोंद वाला वहां पे नजर नहीं आ रहा था। क्यों नहीं आता? पहाड़ी जीवन में मेहनत अधिक होती है, काम भी बहुत कम होता है उनके पास, मतलब काम कठिनाई पूर्ण होता है पहाड़ तोड़ना, पर काम बहुत अधिक नहीं होता। यहाँ पे जयपुर में मालूम 1000 तरह के काम है, कोई भी बेरोजगार नहीं घूमे अगर वो आलसी नहीं है तो वहाँ काम कम होता है, तो उनको खूब मेहनत से काम करना पड़ा। मेहनत जब करेंगे तो पेट वेट आने का समस्या ही नहीं होगी। ये अंतर है पहाड़ी जीवन, पहाड़ी लोगों में और शहरी जनजीवन वाले लोगों में। बच्चों की शिक्षा में अंतर की बात कर ली है। ऐसा करके साना साना हाथ जोड़ी कंप्लीट है। फिर भी आप इसको बाकी जो नोट्स में डालेंगे अपन पीडीएफ में, उनको देख लेना। और इसके अलावा बात करें तो एक बार आप इसको दोबारा से कहाँ कहाँ कौन कौन सी बातें वो सुन लेना। आगे बढ़ते हैं। अगला है इसमें अंतिम चैप्टर जो आपका, वो है कौन सा? मैं क्यों लिखता हूं, मैं क्यों लिखता हूं। किसका है? अज्ञे का है। अज्ञे का पूरा नाम क्या है? हीरानंद सच्चिदानंद हीरानंद सच्चिदानंद वातस्यायन, वातस्यायन, और शॉर्ट में क्या बोलेंगे इनको? अज्ञ। ये नाम हो गया। क्या बता रहे हैं कि मैं क्यों लिखता हूं, ये बताना चाह रहे हैं। लिखने का मेन कारण क्या है? तो मेन कारण इन्होंने कहा लिखने का मेरा है आंतरिक व्यवस्था। ये चैप्टर किस संबंध में आया है? ये आया है हिरोशिमा और नागासाकी के संबंध में। क्या कहा? हिरोशिमा और नागासाकी पर जब जापान में बम गिराया गया था, जापान में बम गिराया गया था, तो उससे इन्होंने देखा भी कितने लोग मरे हैं, कितना अपव्यय हुआ है, कितना नुकसान हुआ है। ये गलत चीज, ऐसा नहीं होना चाहिए था। ये कहा किसने? इसमें बता दिया। उसके ऊपर कविता लिखी, कहाँ लिखी, क्या लिखी, भी बात करते हैं। ये हो गया मैं क्यों लिखता हूँ की बात कर ली। इन्होंने कहा कि जब ये घटना घटी तो मैंने उसको देखा नहीं था, मुझे उसका अनुभव नहीं हुआ था। मुझे उसकी अनुभूति तो हो गई थी। कैसे?
कि मैं अनुमान लगा पा रहा था हाँ ऐसे लोग मरे होंगे। जैसे मैं देखता हूं कि ब्रह्मपुत्र नदी पर जो सैनिक रहते थे, वो सैनिक क्या करते थे, खाने के लिए उनको मछली चाहिए थी, बम फेंका, मछली खूब सारी, हजारों मछलियां मिल गई, 10-20 जो चाहिए वो ले ली, बाकी सब वेस्ट। तो कहा कि ये यहाँ पर भी ऐसा ही हुआ है, मारना किसी मेन लोगों को चाहिए था, मेन नेताओं को चाहिए था, प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध जो भी चल रहा था यहाँ पे, पर सब लोग इसके क्या आ गए, लपेटे में आ गए, सब लोग मारे गए। इस कारण उन्होंने कहा, क्या कहा कि मैं ये अपव्यय जो हुआ, लोग जो मरे, वो अपव्यय में मछली वाली घटना जो थी उससे समझ सकता हूँ कि वहां पर कैसे वो सैनिक कुछ को, जो उनको कुछ की आवश्यकता है और बहुत सारी मार देते हैं। तो मैंने लगा भाई इन अमेरिका वालों को कुछ लोगों को मारना था, उन्होंने सबको मार दिया। ये मैं अनुमान कर पा रहा था। पर अनुभव, अनुभव क्या है, जब किसी को थप्पड़ पड़े, वो है अनुभव। उसको थप्पड़ पड़े, वो लाल गाल देखे दूसरे वाला, हाँ भाई मैं समझ रहा हूँ, अनुभूति। तो अनुभव और अनुभूति, एक प्रश्न तो ये आ गया, क्या है अनुभव और अनुभूति में क्या अंतर है। तो जो हमारे साथ घटित हुआ है उसे क्या बोलेंगे, अनुभव। जो हमारे साथ घटित हो उसे बोलते हैं अनुभव। अनुभूति किसे बोलते हैं, जो घटित नहीं हुआ, जो घटित नहीं हुआ पर उसको हम समझ सके, महसूस कर सके, उसका अनुभव कर सके, वो क्या अनुभूति। हुआ नहीं है पर उसको महसूस कर सकते हैं, अनुभूत कर सकते हैं, वो अनुभूति है। अच्छा, ये बात भी हो गई। और क्या बात है, और इसमें कहा कि जो मैंने ये भाव देखा कि वहां पे इतने लोग मरे, ये हैं। अब मैं अंदर से द्रवित था, लिखूं लिखूं लिखूं, पर मैं तब तक नहीं लिख पाया जब तक मैं जापान गया नहीं। जब मैं जापान गया तो मैंने वहां देखा, क्या देखा कि बड़ा सा पत्थर पड़ा हुआ है, उसके ऊपर उजली आकृति बनी हुई है, जैसे कि आदमी का जो है चित्र बना हुआ है। तो मैंने अनुमान किया कि यार यहाँ पर क्या हुआ होगा, यहाँ पर कोई बम गिरा होगा, यहाँ से कोई आदमी गुजर रहा होगा, जैसे वो गिरा, जला, सारा मांस जल गया और उसकी आकृति जो है इस पत्थर पे चिपक गई होगी। अब मैं उस चीज को क्या कर पा रहा था, अनुभव कर पा रहा था। तो मेरे अंदर भाव आया। मैं हॉस्पिटल भी गया, मैंने वहां पे बहुत सारे लोगों को भी देखा जो दर्द से कर्रा रहे थे, वो सब मैंने देखा। पर मैं जापान में कविता मैंने नहीं लिखी। मैंने कविता लिखी कहाँ पर आकर, मैंने कविता लिखी वापस से भारत लौटकर, जब मैं ट्रेन में बैठा हुआ था तो रेल में सफर करते करते मैंने लिख दी, ट्रेन में सफर करते लिख दी। ये बात भी हो गई। और क्या बात है, इसने कहा लिखने के लिए हमें कौन बाध्य करता है। तो एक तो है आंतरिक व्यवस्था, ये अच्छा प्रश्न है 3 नंबर के हिसाब से। आंतरिक विवशता, ये तो आंतरिक व्यवस्था करती है। और एक क्या करती है, बाह्य कारण। आंतरिक हमेशा, हर एक कविता आप समझ लें, निसंदेह मैं जानता हूं, मैं लिखता हूं तो मैं जानता हूं कि हाँ सबसे मेन जो है आंतरिक व्यवस्था है। जब तक अंदर भाव नहीं आएगा, फील नहीं आएगा, आप लिख नहीं पाएंगे। और बाह्य कारण क्या है, बाह्य कारण खूब सारे हो सकते हैं। हो सकता है कोई फेमस होने के लिए लिखे, कोई प्रसिद्धि के लिए लिखे, हो सकता है कोई आर्थिक कारण से, हो सकता है कोई आर्थिक कारण से लिखे। तो प्रसिद्धि भी है, केवल फेमस होने के लिए लिख सकता है, आर्थिक कारण हो सकता है, या कोई बाहरी तकाजा जो है, जो बाहरी तकाजा जो है, बाहरी बाहरी कौन, प्रकाशक, प्रकाशक, कोई अखबार का मालिक, कोई किस संस्था का मालिक, वो कहेगी नहीं यार मेरे लिए लिखना पड़ेगा, तो बाहरी जो है प्रकाशक जो है, उस प्रकाशक के तकाजे से, प्रकाशक के तकाजे से। 3 काम हुए। बाह्य कारण कौन कौन से हैं, बाह्य दबाव कौन कौन से हैं, या आंतरिक दबाव क्या है। आंतरिक दबाव क्या होता है, जब कुछ ऐसा हमें नजर आए, जब हम कुछ ऐसा देखें जिससे हमारे अंदर भाव जागृत हो, विचार फील आए, तो उसको हम अपने कर से, अपने हाथ से उन भावों को उजागर करें, लिखें, वो है आंतरिक व्यवस्था। यही सबसे मेन कारण है लिखने का। लिखने का ये कारण भी हो सकता है, ये कारण भी हो सकता है। और मैं तो इसलिए भी लिखता हूं कि मैं भी जानना चाहता हूं, क्या मैं भी जानना चाहता हूं कि मैं क्यों लिखता हूं। मैं भी जानना चाहता हूं मैं क्यों लिखता हूं, इसलिए मैं लिखता हूं। एक कारण तो ये हो गया, बाह्य कारण हो सकते हैं, बाह्य दबाव हो सकते हैं, और आंतरिक दबाव भी इसके रीजन है। तो आंतरिक हो गया, बाह्य हो गया, और तो कोई प्रश्न बचा है इसमें।
तो बड़े प्रश्नों की बात कर ली, छोटे प्रश्नों की बात कर ली, अनुभव अनुभूति की बात कर ली है, मछली वाली घटनाएं, ब्रह्मपुत्र नदी की बात कर ली है। इसके अलावा आपका प्रश्न कोई बचता है नहीं, फिर भी कोई है नोट्स पीडीएफ बार बार कह रहा हूँ, इसको दोबारा सुन लेना, आपका काम हो जाएगा। आप वार्षिक परीक्षा में भी इसके साथ बैठ सकते हैं। अब आ जाओ बड़े प्रश्नों को कैसे हल करते हैं, 2 मिनट इसकी बात कर लेते हैं। क्या करना है, अगर फर्स्ट चैप्टर माता का अंचल से कोई प्रश्न आता है बड़ा 3 नंबर का, आप क्या करेंगे, पूरे चैप्टर में हमने क्या देखा, बच्चे का खेल देखा, ग्रामीण जनजीवन कैसा होता है वो देखा, इसके अलावा बच्चे कैसे शरारतें करते हैं वो देखा, उनको ढंग से देख लिया। अब उस बेस पे जो भी प्रश्न बने उसका जवाब आप दे सकते हैं। साना साना हाथ जोड़ी में क्या दिखा, यात्रा वृत्तांत है, सुंदरता भी है, यात्रा वृत्तांत सुंदरता, थोड़ी सी बात यहाँ पे और करेंगे। क्या रह गया सुंदरता, कि रास्ते में उन्होंने देखा था कि सेवन सिस्टर वाटरफॉल आया था, जहाँ पे सबने फोटोशूट किया था, और लेक का उसमें बस पानी में पाँव डुबो के आराम से आनंद ले रही थी उसके, कि बाकी सब लोग तो उसमें भीग रहे थे और मैं अंदर से भीग रही थी, मैं उसको अपने अंदर। फिर कहा कि हमने देखा रंग बिरंगे फूल है, घाटियां हैं, कहीं पे सूनापन भी है, कहीं पे एकदम सूनी रोडे भी हैं, कहीं पर हरियाली वाली रोडे भी हैं, कहीं पे पहाड़ एकदम सूने वीरान है, कहीं पे एकदम हरे भरे हैं। ये सब हमने वहाँ पे देखा। पेड़ कैसे थे वहाँ पे, क्रिसमस ट्री जैसे थे, बर्फ रुकी नहीं उन पे। ये सब उन्होंने लेखिका ने बताया सारा सारा हाथ जोड़ी में। इसके अलावा वहाँ का सौंदर्य, अच्छा प्रश्न है, फिक्स कर लो, लोग कर लो, याद कर लो, बोर्ड एग्जाम के हिसाब से बोल रहा हूँ, कि पल पल परिवर्तित सौंदर्य हिमालय के लिए ऐसा क्यों कहा है। तो पल पल परिवर्तित सौंदर्य क्यों कहा गया है, कि जब हम वहां देख रहे थे, कभी हमें बादल साफ दिख रहे थे, कभी धुंधला दिख रहा था, कभी रास्ते में एकदम सोने वीरान जंगल जैसा दिख रहा था, कभी हरे भरे घाटियां दिख रही थी, ये सब, कभी हमें झरने बहते हुए, कभी बहती हुई तिस्ता नदी हमारे को नजर आ रही थी। तिस्ता नदी कैसे बह रही थी, उन गुलाबी पत्थरों पर जैसे इतरा रही हो, ऐसे तिस्ता नदी हमारे साथ साथ बहती हुई चल रही थी। बादल आ रहे हैं, फिर कभी गायब हो जाते हैं, सामने में कुछ नजर नहीं आ रहा, गाड़ी बड़ी सावधानी से चलानी पड़ रही है, कोहरा छाया हुआ है, बर्फ वाला माहौल है, ये सौंदर्य जो था। और मध्यम मध्यम यानी हल्की हल्की फूलों की खुशबू आ रही थी, कौन से फूल, प्रियता और रोडेंड्रो के। तो ये सब ऐसा माहौल था कि हिमालय का सौंदर्य हमें क्या लगा, पल पल परिवर्तित सौंदर्य है ना, पल पल परिवर्तित सौंदर्य हमें ये लग रहा था। ये बात थी आपके साना साना हाथ जोड़ी की, बड़े प्रश्न यहाँ से बता दिया मैंने, पल पल परिवर्तन वाला हो गया। इसके अलावा बात करें कि पहाड़ी इलाका कैसा होता है, सौंदर्य कैसा होता है, मैदानी भाग जयपुर वाला मैदानी कैसा होता है, ये सब बातें। और देखा मैं क्यों लिखता हूँ, यहाँ से बड़ा प्रश्न लिखने के कारण ये सामने है, इसको विस्तार करना है, बड़ा करना है इनको। इसके अलावा बात करें अनुभव अनुभूति में अंतर क्या है, ये बात हो गई। और इसके अलावा बात करें तो कि लेखक ने कविता कहाँ लिखी, क्या हुआ, ये सब। तो इस क्लास में आपका काम कृत्या का हो गया है, पर्याप्त है, दोबारा से देख सकते हैं, और आप बोर्ड एग्जाम के लिए तैयार रहें। बेस्ट ऑफ लक।